हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वावेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलता है कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो बात करते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। तो हमारा वीडियो होने वाला है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। किस चैप्टर का हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करेंगे? तो चैप्टर होगा कक्षा 10वीं के भूगोल का चैप्टर नंबर 2, यानी कि वन एवं वन्य जीव संसाधन। इसका हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं एक ही वीडियो के अंदर, मतलब कि आपका ये वन शॉर्ट वीडियो होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परिचय में देखते हैं। नारक के बारे में बात यहां पर की गई है। नारक क्या है? तो नारक आप देखेंगे लेपचा लोक संगीत से संबंधित व्यक्ति है जिनके बारे में कहा गया है। नारक मेरे ईश्वर, लेपचाओं की दुनिया में आप संगीत के जनक है। लेपचा क्या है? एक जनजाति, एक समुदाय है लेपचा। तो लेपचाओं के बारे में कहा गया है कि नारक मेरे ईश्वर, लेपचाओं की दुनिया में आप संगीत के जनक हैं। जनक का मतलब होता है कि आप संगीत के पिता है ना। क्या होता है मतलब इसका? कि आप इसके पिता हैं। जनक का मतलब होता है पिता। ओ नारक मेरे ईश्वर, मुझे स्वयं को आपको समर्पित करने दें। मुझे आप अपना संगीत झरनों, नदियों, पर्वतों, वनों, कीटों और जानवरों से ग्रहण करने दें। मुझे आप अपना संगीत मधुर समीर से ग्रहण करने दें और इसे आपको ही समर्पित करने दें। मतलब आप समझ रहे होंगे कि इस लेख में झरनों, नदियों, पर्वतों, वनों, कीटों और जानवरों से ग्रहण करने के बारे में बात की गई है। मतलब कि ये सब क्या है? ये मिलकर प्रकृति तैयार करेंगे। मतलब यहां पर जब संगीत की बात कर रहे हैं तो संगीत कहां से आप स्वीकार कर रहे हैं? आवाजें या धुनें कहां से स्वीकार कर रहे हैं? आप प्रकृति से स्वीकार कर रहे हैं। तो आप इसी से समझ लीजिए कि प्रकृति हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। ये कहां से लिया गया है? पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों का लेपचाओं का लोक संगीत है, वहां से इसको लिया गया है। इसका स्रोत वो था। आप जैसे देखेंगे कि हमारा निवास जो है, हमारा रहना, मतलब जहां पर हमारा घर है वो किसी ग्रह पर है। ग्रह को आप क्या कहते हैं? गोला कहते हैं ना। गोला ही कहते हैं ना पिक्चर के अंदर। तो गोला कहते हैं। उस गोले का नाम क्या है? पृथ्वी है। और इसको नीले कलर से बनाया गया है, मतलब कि पृथ्वी नीला है। नीले के पीछे कारण यह है कि यहां पर जल है और जल के कारण यह पृथ्वी दूर से देखने पर नीली दिखाई देती है। तो इस नीले गोले पर हमारा आवास है, हमारा रहना है। हम रहते हैं, अपनी दैनिक क्रियाएं करते हैं, है ना। हम यहीं पर हम रहते हैं, यहीं पर हम पैदा होते हैं, यहीं पर हम मर जाते हैं। ग्रह क्या है? कि हमारे रहने के अलावा, मतलब हम आप रह रहे हैं, केवल हमारे रहने की जगह नहीं है ये पृथ्वी। हमारे अलावा कई सारे लोग यहां पर रहते हैं। जैसे सूक्ष्म जीवाणु यहां पर रहते हैं, जैसे जिसको आप बैक्टीरिया कहते हैं, जिसको आप जीवाणु कहते हैं, ये सब भी आपके साथ रहते हैं। जोंक से लेकर बट वृक्ष, जोंक जो होती है ना, चिपक जाती है, वो खून पीती है, वहां से लेकर बरगद के पेड़ तक, हाथी से लेकर ब्लू व्हेल तक, करोड़ों दूसरे और जीवधारी भी आपके साथ रहते हैं। आप फोटो देखेंगे तो इसमें पाएंगे, आपने तितलियां उड़ते देखी होंगी, अपने गांव, अपने मोहल्ले में आपने कुत्ते घूमते देखे होंगे, जानवर घूमते देखे होंगे। ये तो आपको आसपास दिख ही जाएंगे। इनके अलावा जो ना दिखने वाली चीजें हैं वो भी करोड़ों की संख्या में आपके साथ रह रही हैं। तो ये गोला केवल आपका नहीं है। आप अपना समझ के मत चलना कि पृथ्वी हमारी है। पृथ्वी हमारी नहीं है, हम सबकी है। हम सबकी मतलब मानव जाति के साथ साथ जो प्राणी जात और वनस्पति जात है, इन सबकी पृथ्वी है, क्योंकि पृथ्वी पर ही ये सभी लोग क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। इनका जीवन यापन भी यही होता है। ये सभी प्रकार के जीव और पेड़ पौधे यहां मिलना, इंसान का रहना, ये सब क्या कहलाता है? इन सबको मिलाकर हम कहते हैं जैव विविधता। जहां पर आपको जीवों की विभिन्न वैरायटी मिलती हैं, अलग अलग पादप मिलते हैं, अलग अलग प्राणी मिलते हैं, तो इनको हम कहते हैं जैव विविधता, यानी कि बायोडायवर्सिटी। तो आपको पृथ्वी पर अत्यधिक जैव विविधता देखने को मिलेगी। मतलब यहां पर डिफरेंट टाइप के अलग अलग आपको प्राणी जात, अलग अलग आपको वनस्पतियां, मतलब पेड़ पौधे मिलेंगे। इंसान तो हम हैं ही कि हम तो उसका हिस्सा हो ही जाते हैं, हम प्राणी जात का हिस्सा हो जाते हैं। तो आप देखेंगे ये सब मिलकर क्या करते हैं? ज्यादा संख्या, इस कारण से हमारे यहां पर जैव विविधता भी क्या होगी? अत्यधिक होगी। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाता है? तो आप ये देखेंगे, जैसे मान लीजिए घास, हम इनको देखें, घास, पेड़ और ये पेड़। ये घास को खाने वाला ये जिराफ भी है और इस घास को खाने वाला ये गेंडा भी है। इस जिराफ और गेंडे को खाने वाला ये शेर है। एक चक्कर ये हो गया। आप देखिए, घास को गेंडे ने भी खाया, इस घास को टिड्डे ने भी खाया, इस घास को चूहे ने भी खाया। टिड्डे ने खाया, टिड्डे को इस चिड़िया ने खाया, चिड़िया को इस नेवले ने खाया, नेवले को गिद्ध ने खाया, गिद्ध को शेर ने खाया, है। तो ये सिस्टम आ गया। आप देखें, इस चूहे ने खाई घास, घास चूहे को बिल्ली ने खाया, है ना, बिल्ली ने शेर को खाया। और या आप ये देखेंगे बंदर ने इसको मार दिया और बंदर
इन सांप को किसने निपटा दिया? तेंदुए ने निपटा दिया इसने। ऐसे ही आपने घास खाई या पेड़ खाए, हिरन ने खाई, हिरन को कौन खा के? तो ये सब मिलकर क्या तैयार करते हैं? इनको कहते हैं हम जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता कहाँ मिलेगी? हवा में मिलेगी क्या? तो जैव विविधता मिलेगी आपको ऐसी जगह पर जहां पर जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल तीनों का कॉमन भाग होगा, उसको आप जैव मंडल कहेंगे। कैसे निकालेंगे कॉमन भाग? तो कॉमन भाग अगर आपको निकालना है तो आप देखिए हम कैसे निकालते हैं। तो आप यहां पर देखें, ये एक जल मंडल हो गया, एक आपका ये क्या हो गया? ये स्थल मंडल हो गया, और ये क्या हो गया आपका? अगर ये बात करें तो ये आपका वायुमंडल हो गया। अगर एक एक पर बात करें है ना, ये जल मंडल हो गया, ये स्थल मंडल हो गया, और ये क्या हो गया? वायुमंडल हो गया। इन तीनों का जो कॉमन हिस्सा होता है, इन तीनों का जो एक कॉमन इलाका होता है, ये वाला है ना, ये वाला, इसको क्या कहते हैं? यही इलाका क्या कहलाता है? इसको ही कहा जाता है जैव मंडल। इसको ही क्या कहते हैं? ये जैव मंडल कहलाता है। क्लियर? ये क्या कहलाएगा? इसको ही आप कहेंगे, ये क्या हो जाएगा? इसको कहेंगे आप जैव मंडल। मतलब कि जो जैव विविधता की बात की जा रही है वो यही मिलेगी जहां पर आपको जल का, स्थल का और वायु का कॉमन भाग मिलेगा, तो वहीं पर आपको क्या देखने को मिलेगी? जैव विविधता। तो यहां पर भी आप देखें, जल, स्थल और हवा, इन तीनों का कॉमन हिस्सा जो है वो जैव मंडल कहलाएगा। और इन तीनों से जैव मंडल जहां होगा वहीं पर आपको प्राणी और पौधे मिलेंगे, और ये मिलकर क्या तैयार करेंगे? ये मिलकर तैयार करेंगे आपकी जैव विविधता। तो पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र एक हिस्सा है, और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर होते हैं, जैसे हवा पर, हम पौधों पर, जानवरों पर निर्भर हैं। आप देखें, वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, मृदा जो अनाज पैदा करती है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव भी इनका पुनः सृजन करते हैं। कैसे सृजन होगा? तो आप देखें कि पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव इस मृदा का कैसे सृजन करते हैं। तो इस पर बात करते हैं कि सृजन कैसे होगा यहां पर। तो आप देखें यहां पर हम कैसे सृजन करेंगे। देखो, मान लिया कि पौधे की बात कर रहे हैं, पौधे और जीव की बात कर रहे हैं, पेड़ की बात कर रहे हैं। क्या हुआ? ये पेड़ पौधे जब भी अंतिम चक्कर में जाएंगे, मतलब जब इनकी मृत्यु होगी, ठीक है, मृत्यु कैसे होगी? इनको काट कर भी हो सकती है, इनका शिकार कर भी होगी। मृत्यु होगी तो क्या जाएंगे? मतलब अगर जानवर है तो सब मतलब अवशेष बन जाएंगे, मतलब ये क्या हो जाएंगे? अवशेष, या इनको सब कहते थे। इन अवशेषों को क्या लग जाएगा? इन अवशेषों को वो डिकम्पोज करने वाले बैक्टीरिया, मतलब जीवाणु क्या करेंगे? इनको छोटे छोटी चीजों में ऐसे 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 करके, आपको अगर उदाहरण के तौर पर कभी देखना हो कैसे हम समझें, तो आप जो सूखा पड़ा गोबर होगा तो उसमें एक दीमक नाम का जानवर होता है, उसको उठाना, तो गोबर क्या है? वो बहुत छोटे छोटे दानों में परिवर्तित कर चुका होगा। आप गोबर उठाएंगे तो नीचे आपको मिल जाएगा, तो छोटे छोटे दानों में परिवर्तित कर देंगे और ये क्या हो जाएगी? मृदा में मिल जाएगी। इससे क्या हो जाएगा? मृदा का निर्माण हो जाएगा। तो ये क्या होते हैं कि ये इन सबके निर्माण में इनकी भागीदारी होती है, ये निर्माण प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर दूसरे जीव निर्भर करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में आप प्राथमिक उत्पादक देख लें, ये वन है, ये घास है, ये किसी को नहीं खा रहे हैं, जबकि क्या हो रहा है? इनको ही खाकर दूसरे बन रहे हैं और दूसरों को खाकर तीसरे बन रहे हैं। वन क्या करते हैं? तो ये यहां से मृदा का उपयोग कर लेंगे, हवा का उपयोग कर लेंगे और जल का उपयोग कर लेंगे, उससे अपने आप को तैयार कर लेंगे। स्वयं पोषी कहलाते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दूसरे को नुकसान नहीं करते। ये क्या है? परिपोषी है, इनके द्वारा इसको खाया गया तब ये जीवित रहे, और ये भी परिपोषी है, इनके द्वारा इसको खाया गया तब ये जीवित रहे। तो पेड़ पौधे क्या है? आप इनको स्वयं पोषी कहेंगे, जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। अब आप कहोगे सर हम भी बनाते, आप नहीं हो, आपके लिए भोजन जो होता है वो कहां से आता है? खेत से आता है, फिर आप बनाते हो उसको अलग तरीके से। ये क्या है? अपना भोजन बनाते वही पैदा करते, खुद ही कर लेते हैं, तो इन्हें आवश्यकता नहीं पड़ती दूसरी चीजों की। वन्य जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधताएं पाई जाती हैं, बड़ी बायोडाइवर्सिटी होती है, और ये क्या होती है? आकार और कार्य में विभिन्न होते हैं, परंतु अंतर निर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गुथी होती हैं। जैव विविधता किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं और पादपों की विविधता को उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं। मतलब जहां पर ज्यादा प्रकार के पेड़ पौधे, ज्यादा प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे, उनको मिलाकर क्या होगी? उस क्षेत्र की जैव विविधता इसको कहा जाएगा। तो अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? तो इस चैप्टर के अंदर हम ये खास तौर से 4 टॉपिक कवर करेंगे, जिसपे आप देखेंगे भारत के वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में हम अध्ययन करेंगे। भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, इनके ऊपर बात करेंगे।
वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार और वितरण, टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, समुदाय और संरक्षण, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन पर बात होगी। तो ये हमारे 4 टॉपिक होंगे जिनको हम इस अध्याय के अंतर्गत कवर करने वाले हैं, जिनको हम इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। सबसे पहले हम चलते हैं भारत के वनस्पति जात और प्राणी जात की तरफ। तो आप जैसे ही अपनी नजर है ना, अपनी नजर को ऐसे ऐसे घुमाइए सब जगह, और जैसे ही आप अपनी नजर घुमाते हैं, घुमाते ही आप पाएंगे कि आपके पास कई सारे पेड़ पौधे हैं, कई सारे जानवर हैं, पक्षी हैं। ये सब मिलकर क्या तैयार करते हैं? इन सबके द्वारा मिलकर तैयार की जाती है जैव विविधता। तो जैसे आप नजर घुमाते हैं तो आप पाते हैं कि यहां पर अलग अलग प्रकार के जीव हैं, अलग अलग प्रकार के पौधे हैं, मतलब वो जैव विविधता है। तो चूंकि हम कहां रह रहे हैं, हम भारत में रह रहे हैं, तो हम भारत की बात करेंगे। भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। समृद्ध देशों का मतलब क्या हो गया कि यहां पर पेड़ पौधों की वैरायटी बड़ी होगी, पेड़ पौधे कई किस्म के मिलेंगे, प्राणी कई किस्म के मिलेंगे। प्राणियों में जमीन पर चलने वाले, हवा में उड़ने वाले, पानी में रहने वाले सब होंगे। तो इनकी कई सारी वैरायटी, कई प्रकार की प्रजातियां आपको मिलेंगी, और ये प्रजातियां मिलकर ही क्या तैयार करती हैं? ये प्रजातियां मिलकर तैयार करती हैं जैव विविधता। इसी कारण से हमको कहा गया कि हम जैव विविधता के मामले में समृद्ध देश हैं, बहुत संपन्न देश हैं। कैसे संपन्न है? उदाहरण के तौर पर आप देखें कि विश्व की सारी जैव उपजातियों का 8% केवल भारत में है। पूरे दुनिया की जैव प्रजातियों का 8% भारत में है, लगभग 16 लाख। ये अभी खोजे जाने वाली उपजातियों से 2-3 गुना है। जो खोजी गई उपजातियां हैं उनसे कितनी है? 2 या 3 गुना है जो अभी नई खोजी गई है। तो इसी कारण से भारत को कहते हैं कि जैव विविधताओं में समृद्ध देश है, बहुत संपन्न देश है, यहां बायोडायवर्सिटी बहुत है। हम पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीवन संसाधनों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उनकी किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आपको ये सोचना है कि इनका जो ये चीजें हैं, जो आपके जैव संसाधन हैं, इनका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इसको हम सोचेंगे और समझेंगे भी क्या है। कि भाई पहली चीज तो पेड़ से, जैसे मान लीजिए घास है, तो वो हमारे जानवरों के काम में आती है, हमारे काम में आती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ हमारे काम में जिस जैव संसाधन आते ही रहते हैं। ये विविध वनस्पति जात, प्राणी जात हर रोज के जीवन में इतने गुथे हैं कि हम इनकी कद्र नहीं करते, हमारे लिए इनकी इज्जत नहीं होती है। परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण कुछ समय पहले ही इन संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ गया। संसाधन क्या है? ये हमारे जैव संसाधन है। तो इन संसाधनों पर हम इतने गुथे हैं कि हम बिल्कुल कद्र नहीं करते और बिल्कुल हमें उनकी इज्जत नहीं रहती। अब देखेंगे यहां पर हम अगर भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात की बात करें तो प्राणी जात 81,000 से अधिक प्रजातियां पाएंगे, वनस्पति जात 47,000 से अधिक प्रजातियां होंगी, और पुष्पी पादप जो स्थानीय प्रजातियां हैं 15,000। पादप जिन पर लुप्त होने का खतरा, पादप मतलब पेड़ जिन पर लुप्त होने का खतरा है, उनकी संख्या लगभग 10%। स्तनधारी जिन पर लुप्त होने का खतरा है, उनकी संख्या लगभग 20% है। इनमें से कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में है, लुप्त होने की कगार पर होती है। ये है वो, आप देखें, ये पादप हैं और ये आपके प्राणी जात हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो लुप्त होने की कगार पर हैं, मतलब विलुप्त हो सकते हैं, ये गायब हो सकते हैं। फिर हो सकता है उस क्षेत्र से गायब हो जाएं, हो सकता है उस देश से गायब हो जाएं, हो सकता है महाद्वीप से गायब हो जाएं, हो सकता है दुनिया से गायब हो जाएं। फिर वो प्रजाति अगर किसी देश से गायब हो गई है तो उस देश में आपको ढूंढे ढूंढे बहुत मुश्किल मिलेगी। उस महाद्वीप में भी ऐसी स्थिति होगी, अगर वहां की लुप्त है और पूरी धरती से लुप्त हो गई है तो आपको मिलेगी ही नहीं। तो आप देखेंगे लुप्त प्राय प्रजातियां जो नाजुक अवस्था में होती हैं, तो कौन कौन है वो लुप्त प्रजातियां जो नाजुक अवस्था में हैं? चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल, जंगली चित्तीदार उल्लू, महुआ की जंगली किस्म, और होबर्डिया हेप्टान्यूरॉन घास की एक प्रजाति है। ये सब क्या है? आपकी नाजुक अवस्था में है, जो लुप्त होने के लिए। चीता ये है, गुलाबी सिर वाली बतख आप देख पा रहे होंगे, इसकी ये गुलाबी सिर है, पहाड़ी कोयल, चित्तीदार जंगली उल्लू, चित्तीदारी आप देख पा रहे हैं, चित्ती है यहाँ पर, तो ये चित्तीदार जंगली उल्लू। ये महुआ है जिसका उपयोग खाने और पीने दोनों तरीके से करते हैं। मादक पेय पदार्थ बनाते हैं, खाने के लिए बड़ा पौष्टिक होता है, इसका उपयोग करते हैं। इसकी लकड़ी का भी उपयोग होता है और इसके फल का उपयोग तेल के रूप में करते हैं, उससे तेल निकालते हैं, जिसका उपयोग हम दीपक जलाने में और खाना बनाने में पहले किया करते थे। आजकल तो इसके तेल का उपयोग बहुत कम हो गया है। अगर इनकी प्रजातियों की संख्या के हिसाब से बात करें कि लुप्त होने वाली प्रजातियों की संख्या कैसी है, तो 79 तो आपको स्तनधारी मिलेंगे। स्तनधारी मतलब जो स्तनपान करवाते हैं। 44 आपको पक्षी मिलेंगे। 15 सरीसृप, सरीसृप मतलब जो रेंगते हैं, रेंग कर चलते हैं, मतलब कि जिनकी स्पीड बहुत स्लो होती है, मतलब जमीन से टच होकर उनका पूरा शरीर चलता है, उनको कहेंगे हम सरीसृप।
तीन मिलेंगे उभयचर, मतलब इनको स्थल जल और स्थलचर कहते हैं। जल में भी रहता है, स्थल में भी रहता है, मतलब दोनों जगह रह सकते हैं। और 1500 पादप, पादप मतलब क्या हो जाएंगे, पेड़ और पौधे, है ना, क्या हो जाएंगे, पेड़ पौधों की फैमिली से हो जाएंगे। पेड़ पौधे पर बात की गई है, तो 1500 पेड़ पौधे की प्रजातियां लुप्ति प्राय हो गई हैं, इनकी संख्या लुप्त हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN, है ना, इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑफ नेचर करके जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अनुसार प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया। कैसे? सबसे पहली प्रजाति है जिसको कहते हैं सामान्य प्रजातियां। सामान्य प्रजाति कौन कहलाती हैं? जिनकी संख्या पर्याप्त मात्रा में हो, जिनके अस्तित्व पर खतरा किसी प्रकार का ना हो, जिनको किसी प्रकार का नुकसान होने पर भी, कोई आपने मान लिया एक दो शिकार कर लिए तो उनको कोई समस्या ना आती हो, वो सामान्य प्रजातियां कहलाती हैं। जैसे कि जिस प्रजाति के जीवित रहने के लिए उसकी जनसंख्या सामान्य हो, उस प्रजाति को सामान्य प्रजाति कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मवेशी, चार पैर वाले जानवर होते हैं, साल का पेड़, चीड़ का पेड़ और कृतंक, ये सब क्या है, आपके सामान्य प्रजातियों के अंतर्गत आते हैं। बात करेंगे संकटाग्रस्त प्रजाति की। लुप्त होने की कगार पर होने वाली प्रजाति को संकटाग्रस्त कहते हैं, मतलब थोड़ा सा उनका और नुकसान हो तो वो लुप्त हो जाएंगी। तो लुप्त की कगार पर जो प्रजाति होती है उसको संकटाग्रस्त कहते हैं। उदाहरण के लिए काला हिरण, ये रहा आपका काला हिरण। दूसरा है जिसको आप कहते हैं मगरमच्छ, ये रहा आपका मगरमच्छ। तीसरा है भारतीय जंगली गधा, ये गधा है हमारा, है ना, ये भारतीय जंगली गधा है। चौथा है भारतीय गेंडा, गेंडा अपन ने लगाया नहीं इसमें। शेर पूंछ वाला बंदर, शेर की पूंछ वाला जो बंदर इस तरीके की पूंछ है, तो ये। चौथा है संगाई, संगाई मतलब मणिपुर का हिरण, मणिपुरी हिरण के बारे में बात की गई है। ये सब क्या है, संकटाग्रस्त हैं, इनके ऊपर खतरा है, अगर इनकी संख्या और घटी तो ये लुप्त हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, फिर देखने को नहीं मिलेंगे, मतलब उस पर्टिकुलर क्षेत्र से तो नहीं मिलेंगे। अब लुप्त सुभेद्य क्या होते हैं? तो सुभेद्य प्रजातियां जिस प्रजाति की संख्या इतनी कम हो जाए कि उसे लुप्त होने की संभावना अधिक हो जाए। एक संकटाग्रस्त देख ली, संकटाग्रस्त का मतलब क्या हो गया? संकटाग्रस्त का मतलब है कि इनके ऊपर खतरा है लुप्त होने का, इनके ऊपर खतरा है लुप्त होने का, लेकिन अचानक से लुप्त नहीं होंगी। लेकिन जो सुभेद्य हैं, सुभेद्य के लिए क्या कह दिया? तो सुभेद्य के लिए कह दिया गया है कि भैया इनकी संख्या इतनी कम है, कभी भी लुप्त हो सकती है, तो उनको क्या कह दिया गया? उनको सुभेद्य कह दिया गया। कौन कौन है ऐसी? नीली भेड़ जिनके ऊपर खतरा बहुत है, मतलब कभी भी लुप्त हो सकती है। एशियाई हाथी और गंगा डॉल्फिन। नीली भेड़ आप देख पा रहे होंगे, एशियाई हाथी ये रहा और गंगा डॉल्फिन ये रही। ये सब क्या है? आपकी सुभेद्य हैं, कभी भी लुप्त हो सकती है, लुप्त होने का खतरा इनके ऊपर बहुत अधिक है। दुर्लभ प्रजातियां, जिस प्रजाति की संख्या इतनी कम हो जाए कि उसके संकटाग्रस्त या सुभेद्य होने का खतरा उत्पन्न हो, मतलब वो इतनी कम है कि उससे क्या है, संकटाग्रस्त हो जाए। दुर्लभ क्या हो गई? संकटाग्रस्त से थोड़ा सा ऊपर हो गई, सुभेद्य से थोड़ा सा ऊपर हो गई। तो ये अगर संकटाग्रस्त बन सकती है या आपकी सुभेद्य हो सकती है तो उसको दुर्लभ कहते हैं। जैसे हिमालय के भूरे भालू, ये एशियाई भैंसे, ये भैंसे हैं। रेगिस्तानी लोमड़ी, लोमड़ी जो सबसे चालाक जानवर होता है। दूसरा हॉर्नबिल, तो हॉर्नबिल वो पक्षी आप देख पा रहे हैं, तो हॉर्नबिल ये क्या है? आपकी दुर्लभ प्रजातियों के अंतर्गत आते हैं। स्थानिक प्रजातियां क्या कहलाती हैं? तो किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में सीमित रहने वाली प्रजाति जो होती है उसको स्थानिक कहते हैं। मतलब इस प्रकार की प्रजाति कभी आएगी तो उसके साथ उसका स्थान विशेष का नाम जुड़ा होगा, वो स्थानिक कहलाएगी। जैसे अंडमानी टील, ये अंडमानी टील है, तो उसके आगे अंडमान लग गया तो मतलब अंडमान में ही पाया जाता, तो अंडमानी टील। निकोबार का कबूतर, तो ये निकोबार का कबूतर है, निकोबार में ही पाया जाएगा। अंडमान का आप देख पाएंगे अंडमान के जंगली सुअर, तो ये अंडमान के जंगली सुअर है, ये अंडमान में ही पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश के मिथुन, तो ये अरुणाचल प्रदेश के मिथुन है। तो जब कोई जानवर की बात करेंगे, कोई प्राणी जात या पादप की बात करेंगे, तो उसमें उसके स्थान विशेष का साथ में आ जाना वो बताएगा कि वो कैसी प्रजाति है। स्थानिक है मतलब केवल वहीं पाई जाती है, उसके अलावा नहीं। लुप्त प्राय प्रजातियां, जो प्रजाति अब नहीं पाई जाती है उसे लुप्त प्रजाति कहते हैं। कोई कोई प्रजाति किसी खास स्थान, क्षेत्र, महाद्वीप, देश, है ना, महाद्वीप या पूरी धरती से गायब हो जाती है, विलुप्त जाती, उसको लुप्त कहते हैं। जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख ये क्या हो गई हैं? इनको लुप्त प्राय प्रजाति कहा गया है कि ये लुप्त हो जाती हैं। अब बताना है कि वे प्रतिकूल कारक कौन से हैं जिनसे वनस्पति जात और प्राणी जात का ऐसा भयानक हास हुआ है, उनको ऐसा यहां पर नुकसान होता है, वो कारण बताने हैं। हमने प्रकृति को संसाधनों में परिवर्तित कर दिया है, मतलब प्रकृति की किसी भी चीज का अगर हम उपयोग करने लगे हैं, वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? संसाधन। तो इसलिए हमने कहा है कि प्रकृति को हमने संसाधनों में परिवर्तित कर दिया है। हमें लकड़ी की जरूरत है, छाल, पत्ते, रबड़,
दवाइयां, भोजन, ईंधन, चारा, खाद, इनके लिए हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वनों और वन्य जीवन पर आधारित होते हैं। मतलब ये चीजें हमें वन या वन्य जीवन से प्राप्त होती हैं। इसलिए हम ही हैं जिन्होंने वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाया है। मतलब कौन है? सिर्फ हम हैं और कोई नहीं है जिनने इन जीवनों को नुकसान पहुंचाया है, इनको कष्ट दिया है। तो ये कष्ट दिया है तो आप देखेंगे, अपनी आंखें घुमाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में हम हैं। ये बात नहीं की जा रही, वास्तविकता में इंसान है, मनुष्य है जिसने इसको नुकसान पहुंचाया है। भारत में वनों का सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में हुआ। उपनिवेश काल आप समझ पा रहे हैं, जब अंग्रेज आ जाएंगे, अंग्रेजों का शासन हमारे यहां होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? वो उपनिवेश काल कहलाएगा। तो उपनिवेश काल में वनों का या वन संसाधनों का बड़ा नुकसान होता है। कैसे? इसमें रेलवे लाइन डाली तो रेलवे लाइन के लिए आपको स्लीपर चाहिए पड़ता है। जब पटरी ऐसी जाती है तो इस पटरी को बैलेंस करने के लिए आपको एक स्लीपर चाहिए है। मतलब ऐसा स्लीपर बीच बीच में क्या हो, वो पटरी को बांध के रखे, पटरी यहां वहां भाग ना सके। नहीं तो क्या होगी, कभी पटरी चौड़ी, कभी पटरी सकरी। और ये स्लीपर किसका बनेगा? ये स्लीपर बनेगा लकड़ी का। लकड़ी कहां से आएगी? पेड़ से। पेड़ कहां होंगे? जंगल से। और जंगल को क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। तो इससे क्या हो गया? वन संसाधन को नुकसान पहुंचेगा। कृषि क्या हो गई? जनसंख्या जैसे बढ़ती गई तो इससे खाद्य पदार्थों पर दबाव बढ़ा, तो इसलिए कृषि विस्तार आपको करना पड़ा, तो जंगल काटने पड़े। व्यवसाय, मतलब आपको कोई उद्योग लगाना है तब भी आपने जंगल काटे। और वाणिज्यिक वानिकी का मतलब है कि आपने किसी खास प्रकार की फसल पर या खास प्रकार के पौधे पर ध्यान दिया, इसके चलते आपने प्राकृतिक वनों का नुकसान किया, तो वो भी एक कारण है। और दूसरा अगला कारण क्या है? खनन क्रियाएं, मतलब जो हम खनन करते हैं, जो हम खनिज को खोदते हैं, उनसे भी क्या होता है? प्राणी जात और वनस्पति जात का नुकसान होता है, उनको बहुत नुकसान होता है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा है। मतलब चूंकि लोगों का दबाव इतना बढ़ गया, इस कारण से कृषि का फैलाव हुआ और कृषि फैली तो वन संसाधन सिकुड़े। सिमटते जंगलों का एक उदाहरण देखेंगे। यहां पर आप 6,37,293 वर्ग किलोमीटर में आप पाएंगे वन है, और ये कितना है? लगभग 10.39% है। घने वन आप इसमें पाएंगे कि 11.48% है, खुले वन 7.76% और मैंग्रोव केवल 0.15% आपको देखने को मिलेंगे। जंगलों के नाश का एक कारण जंगलों का काटना भी है। मतलब कैसे? झूम खेती के द्वारा, जंगलों में आग लगाने के द्वारा या जंगलों में आग लग जाना भी इनके एक नुकसान का एक प्रमुख कारण है। एक एक कारण पर विस्तार करते। सबसे पहले कृषि में विस्तार से कैसे प्राणी जात और वनस्पति जात को नुकसान हुआ। भारतीय वन सर्वेक्षण के आंकड़े के अनुसार भारत ने 1951 से लेकर 80 के बीच में 2,62,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र को किसमें परिवर्तित किया है? कृषि में। जब आप वन क्षेत्र को कृषि में परिवर्तित करेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको करना पड़ेगा कि आपको जंगल साफ करने पड़ेंगे। बिना जंगल को साफ किए आप ऐसा नहीं कर सकते। जंगल साफ करेंगे तो इसमें पेड़ भी होगा और इसमें प्राणी भी होंगे, दोनों को बड़ी संख्या में ह्रास होगा। समझ में आई बात कि कृषि के विस्तार से कैसे हो गया। इसके अलावा आदिवासी क्षेत्रों के एक बड़े भूभाग को झूम खेती अथवा स्लैश और बर्न और पेड़ों की कटाई से भी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि लोग झूम खेती करते हैं, इससे भी जंगलों को नुकसान हुआ है। तो पहला कारण तो हमने कृषि विस्तार के ऊपर बात कर ली। अब दूसरा कारण है संवर्धन या इनरिचमेंट, वृक्षारोपण के बारे में हम बात कर रहे हैं। मतलब कि आप किसी खास प्रजाति के पेड़ों को लगाएंगे और उनका आप उपयोग करेंगे। देखिए, इस प्रकार के वृक्षारोपण में व्यवसायिक महत्व के किसी एक प्रजाति के पादपों का वृक्षारोपण किया जाता है। इससे क्या होगा? जैव विविधता खत्म होगी। आप मान लीजिए कि जैसे आम का पेड़ आपने ले लिया, तो आम के पेड़ पर कोई अलग प्रकार के पक्षी बैठते होंगे, नीम के पेड़ पर अलग प्रकार के, बरगद पर अलग प्रकार के, सभी प्रकार के पेड़ होंगे, तो प्राणी जात भी डिफरेंट टाइप के होंगे और पेड़ अलग अलग हो गए, तो जैव विविधता बचेगी। अगर एक ही किस्म का पेड़ आप लगाएंगे तो जैव विविधता कैसे बच रही? पहले तो आप ही खत्म कर रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के पेड़ को काटकर एक ही प्रकार का पेड़ आप लगा रहे हैं। कुछ चुनिंदा प्रजातियों को बढ़ावा देने के लिए भारत के कई भागों में संवर्धन वृक्षारोपण किया गया है। इससे क्या हुआ है? अन्य प्रजातियों का उन्मूलन हुआ है। प्राणी जात और वनस्पति जात दोनों की प्रजातियों का उन्मूलन हुआ है। रोपण करने से पेड़ों की दूसरी जातियां खत्म हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पर आप पाएंगे कि सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए हैं। आप क्या कर रहे हैं? केवल सागवान लगा रहे हैं, तो इससे दूसरे वनों की उपेक्षा हो गई है। हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से हिमालयन ओक और रोडोडेंड्रोन है ना, रोडोडेंड्रोन, इनको भी बहुत नुकसान पहुंचा है। इस प्रकार के वनों को नुकसान पहुंचा है। तो आपको क्या करना है? रोपण करना है, लेकिन अलग अलग पौधों को रोपण करना है, डिफरेंट टाइप की वैरायटियों का रोपण करना है। अब एक और चीज है जो प्राणी जात और वनस्पति जात के ह्रास का कारण है, वो है विकास परियोजनाएं। विकास परियोजनाएं कैसी होती हैं? मतलब मनुष्य का विकास करने के लिए जो परियोजनाएं लाई जाती हैं, तो इनको अगर हम देखें तो ये एक तो आ जाएगी औद्योगिक परियोजना,
फिर आ जाएगी कृषि के लिए कोई परियोजना आ गई, फिर आ जाएगी आपकी क्या, अगर औद्योगिक आ गई, कृषि के लिए आ गई, और आपकी क्या आ गई, नदी घाटी परियोजनाएं आ गई। अब इन सब में क्या होगा, अब समझिए इन सब के अंदर क्या होगा। औद्योग मतलब आपको उद्योग लगाना है ना, आपको मान लो क्या करना है, उद्योग लगाना है। तो उद्योग लगाने के लिए आप क्या करेंगे, उद्योग लगाने के लिए जगह चाहिए, जगह के लिए आपको वन का नाश करना पड़ेगा, तो फिर आपको जगह मिलेगी। तो ये बात एक हो गई। दूसरा, आप कृषि के लिए आपको जगह जमीन ज्यादा चाहिए, तो इसके लिए भी आप काम करेंगे। फिर कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो आप नहर निकालेंगे, वो मान लीजिए कोई जंगल से होकर आ रही है, तो क्या करना पड़ेगा कि वहां पर फिर आपको जंगल काटने पड़ेंगे। नदी घाटी परियोजनाएं, जब आप नदी कोई बहती जाती है, मान लीजिए ये नदी बहती जा रही है, इस पर आपने क्या कर दिया, कोई बांध बना दिया, ये इस तरीके से बांध बना दिया। अब आप इस तरीके से बांध बनाएंगे तो यहां पर जो कैचमेंट एरिया है, मतलब यहां पर जो लोग रह रहे हैं इसके किनारे पर, तो ये क्या होगा, बांध बनाएंगे, दीवार बना दी, बांध क्या है एक्चुअल में, दीवार बना दी, तो अब पानी रुकेगा, पानी रुकेगा तो यहां पर भरना स्टार्ट होगा। तो यहां पर जो जंगल होंगे, जो आदमी होंगे, जो लोग रह रहे होंगे, वो सब क्या होंगे, इसमें डूब जाएंगे। डूब जाएंगे तो कई सारे पेड़ पानी में नहीं रह पाते, खराब हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो इससे भी क्या होता है, या फिर क्या करेंगे भाई, उसको मैदान करने के लिए या कुछ और पर्पज से हम जंगलों को काटेंगे। तो इन सब से विकास परियोजनाओं में इनका ही काम होता है, तो इन सब के कारण भी जंगलों को नुकसान पहुंचता है। उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं, देखते हैं कि आप देखें कि आजादी के बाद बड़े पैमाने पर कई विकास परियोजनाओं पर अमल किया गया है, इससे जंगल को बहुत नुकसान हुआ है। नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 1951 से आज तक 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के वनों को साफ किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक के वन को नर्मदा सागर परियोजना के अंतर्गत चौपट कर दिया। नर्मदा मध्य प्रदेश के पूरे बीच से बहती है और इस पर बहुत सारी परियोजनाएं हैं, जिनके कारण क्या हो गया, इतने सारे वनों को काटना पड़ा है। एक महत्वपूर्ण चीज है जिसको कहते हैं खनन। खनन कुछ इस तरीके से होता है, हम ऐसी खुदाई कर लेते हैं, और ये खुदाई करने से क्या होता है कि भाई यहां पर ना तो पेड़ हो पाता है, ना यहां पर जानवर जा पाते हैं। तो खनन से कई क्षेत्रों की जैविक गतिविधियों को भारी नुकसान पहुंचता है। आपने खोदा, बड़ा गड्ढा खोद दिया, इससे कोई जानवर निकलते हैं तो अपना मार्ग परिवर्तित करते हैं, तो इससे भी क्या होता है, जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है। उदाहरण के तौर पर पश्चिम बंगाल के बुक्सा या बक्सा टाइगर रिजर्व में आप देखेंगे बॉक्साइट और डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे उत्पन्न हुए हैं। इसने कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया है। जैसे आप देखें, कई जातियां जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल हैं, उनके आवागमन का मार्ग बाधित हुआ है, तो उन्होंने वहां से निकलना बंद कर दिया, अपनी जगह को शिफ्ट कर दिया। तो खनन भी एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत से वन अधिकारी, पर्यावरणविद यह मानते हैं कि वनों की या वन संसाधनों में पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी की कटाई मुख्य भूमिका में रहे हैं। इनसे बोले कि बहुत नुकसान हुआ है। तो पशुचारण से क्या होगा और लकड़ी कटाई से, बड़े कारण तो उद्योग या विकास परियोजनाएं, मानव का हस्तक्षेप यही है। आप देखें कि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन चारे और ईंधन के लिए लकड़ी की आवश्यकता की पूर्ति पेड़ों की टहनियां काट कर करते हैं, इसके लिए पेड़ नहीं काटते। आप देखो यहाँ पर पेड़ लगाया है क्या, पेड़ लगाया क्या जलाने के लिए, छोटी छोटी सी लकड़ियां लगाई हैं उनसे। ये पेड़ चल रही है कि छोटी छोटी घास चल रही है, पेड़ के पत्ते काट देंगे वो चरेंगी। तो इनसे तो नहीं हुआ होगा, सिर्फ कहने की बात है। बहुत कुछ हुआ होगा, बहुत ना के बराबर हुआ होगा, बहुत बड़ी मात्रा में आपको इनसे प्राणी जात और आप देखें प्राणी जात और वनस्पति जात को नुकसान होते हुए आपको इनसे नहीं दिखा होगा। तब देखिए, वन पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो देश के मूल्यवान वन पदार्थों, खनिजों और अन्य संसाधनों के संचय कोष है। मतलब वन क्या है, वन का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, वन में क्या होगा, पेड़ होगा, घास होगा, उसको खाने वाले कोई जानवर होंगे, उनको खाने वाले कोई जानवर होंगे, वो मरेंगे तो उनको डिकम्पोज करने वाले कीटाणु होंगे। तो ये क्या है, एक पारिस्थितिकी तंत्र बन जाएगा। तो वन पारिस्थितिकी तंत्र देश के मूल्यवान वन पदार्थों, खनिजों, अन्य संसाधनों के संचय कोष है, जो तेजी से विकसित होती औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए बहुत आवश्यक है। अब तेजी से शहरी औद्योगिक व्यवस्था जब इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो इनका दोहन भी तेजी से स्टार्ट हो जाएगा। यह आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं, विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं। तो हर एक वर्ग के लिए इनका अपना एक महत्व अलग होता है। पारिस्थितिकी तंत्र का आप पिक्चर देख लीजिए, घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को पक्षी ने खाया, पक्षी को नेवले ने खाया, नेवले को शेर ने खाया, और जब कोई भी मरा तो क्या हो जाएगा, उसे डिकम्पोज करके वो मिट्टी में बन जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, इसको कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। ये चक्र चलता रहता है, ये चक्र बना रहता है, हमेशा आगे बढ़ता रहता है। वन समुदायों से जो संसाधन मिलते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ महिलाओं के द्वारा वन से लाए गए उत्पादों की फोटो लगाई गई, क्या करी गई है, दुकान लगाई गई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ वन महिलाएं, ये पौधा किसका, बांस का, तो बांस के पौधे का रोपण कर रही हैं।
यहां पर आप देख पा रहे हैं कुछ वन महिलाएं, मतलब वन से महिलाएं क्या कर रही हैं, अपने साथ कुछ सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही हैं। तो कई सारे समुदायों की आर्थिक गतिविधियां इस वन उत्पादों के ऊपर निर्भर करती हैं कि कैसे काम होगा, कैसे हमारी दैनिक दिनचर्या चलेगी, क्या उत्पाद अगर मिल गए हैं तो उनको बाजार में बेचेंगे तो फिर हमारी कमाई हो पाएगी। तो कई सारे जो समुदाय हैं, वन समुदाय, उनकी आर्थिक गतिविधि या उनकी दैनिक दिनचर्या वनों से ही चलती है। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन कौन से? जैव विविधता का मतलब आपको पता है कि विभिन्न प्रकार के प्राणी जात और विभिन्न प्रकार के वनस्पति जात, इनको क्या कहते हैं, ये जैव विविधता कहलाती है। तो इनको कम करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वन्य जीव के आवास का विनाश, अगर आप किसी जीव के आवास का विनाश करेंगे तो उसका घर नहीं होगा तो वो उसको नुकसान पहुंच सकता है। और अगर यह प्रक्रिया बहुत बड़े स्तर पर करते हैं तो उनके घरों को बहुत चोट लगेगी। जब घरों को चोट लगेगी तो लोग रह नहीं पाएंगे, घर बर्बाद होंगे तो लोग रह नहीं पाएंगे। हो सकता है उन घरों के अंदर बच्चे हों, बच्चे यात्रा के दौरान या एक जगह से दूसरी जगह जब जा रहे हैं उसमें मर जाएं या किसी दूसरे जानवर का शिकार हो जाए। इससे भी हमारी जो जैव विविधता है उसको नुकसान पहुंचता है। जंगली जानवरों को मारना और आखेटन, आखेटन मतलब क्या कहलाता है, शिकार करना, तो इससे भी जानवरों की संख्या घटती है। पर्यावरणीय प्रदूषण और दवानल, दवानल कहलाती है जंगल की ऐसी आग फैल जाना जिसपे एक साथ कई प्रकार की वनस्पतियां और कई प्रकार के प्राणियों की मौत हो जाती है। ये भी आपके क्या होती है, जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में से एक होती है। पर्यावरण के विनाश के और क्या कारक है ना, वो तो जैव विविधता की बात हो गई। तो सबसे पहली बात है संसाधनों का असमान वितरण। किसी इलाके में संसाधन ज्यादा हैं, किसी में कम है। जहां ज्यादा है वो लोग उसकी कद्र नहीं करते, जहां कम है वो लोग बहुत कद्र करते हैं। तो इससे असमान वितरण, और फिर असमान वितरण के साथ साथ इसका असमान उपयोग, मतलब इसका उपयोग कहते हैं कि हम कहते हैं दुरुपयोग कर डालते हैं लोग, तो इसका असमान उपयोग। पर्यावरण के रख रखाव की जिम्मेदारी में भी असमानता, जो लोग ज्यादा उपयोग कर रहे हैं जिम्मेदारी कम ले रहे हैं, जो कम करते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है। तो ये सब असमानता जो है वो पर्यावरण के विनाश के लिए प्रमुख है या विनाश के लिए प्रमुख तरीके से जिम्मेदार है। आमतौर पर विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को माना जाता है। अब हम बात करेंगे कि जनसंख्या को पर्यावरण का दोषी क्यों माना जाता है। आप समझिए यहां पर कि हम पर्यावरण को दोषी क्यों कह रहे हैं। हालांकि यहां से देख लेते हैं फिर हम अलग से समझते हैं क्यों कहलाते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यद्यपि एक अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक की तुलना में क्या है, 40 गुना ज्यादा है। इसी प्रकार आप भारत के 5% धनी लोग 25% गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधन उपभोग द्वारा पर्यावरण प्रदूषण अधिक करते हैं या पर्यावरण को नुकसान अधिक पहुंचाते हैं। 5% लोगों की पर्यावरण रखरखाव में कोई जिम्मेदारी नहीं होती, जबकि जो जिनके पास संसाधन कम है उनके पास जिम्मेदारी ज्यादा है। देखिए पर्यावरण को नुकसान जनसंख्या कैसे पहुंचा रही है, इसके ऊपर अपन बात करें कैसे जनसंख्या ये बात पहुंचा रही है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कैसे पहुंचा रही है। तो आप देखिए जनसंख्या जो होती है, जनसंख्या को क्या होता है, जनसंख्या क्या होगा, इस लोगों का समूह हो जाता है, लोगों की संख्या हो गई, इसको आप जनसंख्या कह देंगे। इस जनसंख्या के रहने, सबसे पहले जैसे पैदा होंगे तो खाने के लिए भोजन चाहिए, फिर रहने के लिए घर चाहिए, फिर उद्योग लगाने हैं, फिर यातायात भी करवाना है ना, यातायात भी करवाना है। तो ये सब कारण क्या हो गए, खाने के लिए भोजन चाहिए। तो भोजन कहां मिलेगा, तो ये आपको भोजन मिलेगा कृषि के माध्यम से ज्यादातर, या फिर जंगल के माध्यम से या वन के माध्यम से। तो कृषि कैसे होगी, तो कृषि के लिए आपको वन का नाश करना पड़ेगा तभी आपको जमीन मिल पाएगी, तो एक कारण ये हो गया। दूसरा आपको घर बनाना है तो घर के लिए आपको फिर से जमीन चाहिए, और इस जमीन को है ना, इस जमीन को कैसे आप ले पाएंगे, तो इस जमीन के लिए फिर से आपको वन का नाश करना पड़ेगा, वन को काटना पड़ेगा तब आप ले पाएंगे। उद्योग के लिए भी स्थिति यही होगी, यातायात के लिए भी स्थिति यही होगी। तो जनसंख्या का भारी दबाव पड़ता है इस कारण से। उदाहरण के तौर पर हमने क्या लिया था, तो उदाहरण के तौर पर हम 2 देश के नागरिक ले रहे थे। एक विकसित देश अमेरिका का नागरिक लिया था हमने, और एक अविकसित देश या जो पिछड़ा देश है सोमाली है ना, सोमालिया, उसका हमने एक उदाहरण लिया था। अमेरिका के लोग पर्यावरण का प्रदूषण क्या करते हैं, इनके द्वारा प्रदूषण ज्यादा किया जा रहा है, ऐसा क्यों, और इनके द्वारा प्रदूषण जो है वो कम किया जा रहा है, ऐसी क्यों बात की गई है।
प्रदूषण जब आप विकसित हो जाते हैं तो आपको कई प्रकार के संसाधन चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको लाइट चाहिए, लाइट कोयले से चल रही है, अपन ने लाइट जला दी, पंखा चला दिया, चले गए, गाड़ी स्टार्ट करके छोड़ दिया अपन ने, पेट्रोल जल रहा है, अपन ने और दूसरे प्रकार के संसाधनों का दुरुपयोग किया। और ये लोग क्या है, इनके पास इतने संसाधन नहीं है, इस प्रकार की सुविधाएं नहीं है, तो ये पर्यावरण प्रदूषण कम करते हैं। और ये प्रकृति को समझते भी ज्यादा है, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में रह रहे हैं, इस कारण से ये वहां पर प्रदूषण या पर्यावरण की चीजों का उपयोग कम करेंगे और जो संसाधन है उनका उपयोग कम करेंगे। तो अमेरिका में ज्यादा है, सोमालिया में कम है। विकसित देश में व्यर्थ की बर्बादी होती रहती है ना, एक तो बेकार में चीजें करते हैं और फिर उनको बर्बाद भी कर देते हैं। भारत की स्थिति भी देखी, 5 और 25 का कॉन्सेप्ट भी हमने यहां पर देखा। क्या आप जानते हैं कि भारत के आधे से ज्यादा जो प्राकृतिक वन है वो लगभग खत्म हो गए हैं, 1/3 जलमग्न हो चुके हैं, मतलब ये सूख गए हैं। 70% धरातलीय जल क्षेत्र जो है प्रदूषित हो गया है। 40% मैंग्रोव लुप्त हो गए हैं। जंगली जानवरों के शिकार और व्यापार तथा वाणिज्य की दृष्टि से कीमती पौधों की कटाई के कारण हजारों वनस्पति और वन्य जीव जातियां लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई हैं। तो ये सब क्यों हुआ है? ये सब हम लोगों के हस्तक्षेप के कारण इनकी स्थिति ऐसी पहुंच जाती है। वनों और वन्य जीवन का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय नहीं है कि केवल हम बायोलॉजी की बात करें कि भाई वन खत्म हो रहे हैं और जानवर खत्म हो रहे हैं, बायोलॉजी वाले समझें, बाकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि ये वन और वन्य जीव प्रकृति को संतुलन देते हैं और उस प्रकृति का हिस्सा हम भी हैं, तो हमें संतुलन बनाने वाली चीजों को और अच्छा मजबूत करना चाहिए ताकि प्राकृतिक संतुलन बना रहे। जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा है ना। आपकी जो कल्चरल एक्टिविटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, उससे जुड़ा हुआ है। अगर आपके जैव संसाधन खत्म होंगे तो सांस्कृतिक चीजें भी खत्म होंगी। जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां और वनों पर आधारित समुदाय निर्धन हो जाते हैं और आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंच जाते हैं ना। तो आर्थिक रूप से क्या होंगे, ये हाशिए पर पहुंच जाते हैं तो भी इनको नुकसान होता है। यह समुदाय खाने पीने, औषधि, संस्कृति, अध्यात्म इत्यादि के लिए वनों और वन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। मतलब आप देखें कि अगर आप इनका नाश कर देंगे जंगलों पर तो इनका भोजन, इनका खाना पीना, इनकी आर्थिक गतिविधियां सब चौपट हो जाएंगी। ये समुदाय जंगलों पर निर्भर होते हैं। आप देखिए हर एक व्यक्ति के द्वारा कुछ ना कुछ हाथ में लिया गया है। तो ये हाथ में क्या लिए हैं? ये हाथ में ये चीजें लिए हैं जो वन से कोई चीज लाए हैं, वन उत्पाद दिए हैं, उनसे अपना जीवन यापन चलाते हैं। गरीब वर्ग में अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाएं पुरुषों की तुलना में अत्यधिक प्रभावित होती है, इनके ऊपर प्रभाव ज्यादा पड़ता है। कई समाजों में खाना, चारा, जल और अन्य आवश्यकता की वस्तुओं को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी महिला पर होती है। पानी भरने वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगी, कई बार कई किलोमीटर तक उसको चलना पड़ता है और इन संसाधनों की कमी होगी। अगर ये संसाधन कम होते जाएंगे, मान लीजिए कुएं में यहाँ वाले में पानी सूख गया, 2 किलोमीटर दूर वाले में वहां, फिर वहां से सूख गया तो 4 किलोमीटर सूख गया तो 10 किलोमीटर उनको लाना, जिम्मेदारी उनके ऊपर डाली है। महिलाओं पर कार्य का भार से क्या होगा, बढ़ता जाएगा। कई बार तो उनका संसाधन इकट्ठा करने के लिए है, जैसे मान लीजिए जल लेने जाना है, लकड़ियां लेने जानी है या उनको कोई खाने चारा लेने जाना तो उनको 10-10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। तो इससे क्या होगा, इससे उनके पास समय नहीं बचेगा, घर का काम करते करते ही समय उनका निकल जाएगा। तो क्या होगी, कई प्रकार की गंभीर समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याएं उनके सामने हो जाएंगी। कामकाज का समय बढ़ने से घर और बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। जब आप घर और बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे तो बच्चे बिगड़ भी सकते हैं, घर भी आपका उतना अच्छा ना हो, भाई घर में स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी अच्छी ना कर पाए, सफाई आप उतनी अच्छी ना कर पाए, तो इसके आपको बड़े दूरगामी सामाजिक परिणाम देखने को मिलेंगे जिनका असर आपको लंबा होगा। चूंकि कहा गया है कि माता जो होती है वो बच्चे की पहली गुरु होती है, उससे ही सीखकर बच्चा आगे बढ़ पाता है। और उस माँ को उलझी हुई है, वो माँ दूसरे कामों में जल लेने के लिए जा रही है 10 किलोमीटर, फिर चारा लेने के लिए जा रही है 10 किलोमीटर, रोटी भी बनानी है, कपड़े भी धोने हैं, तो इन सब में उसका समय निकल जाता है। इससे उसका क्या होता है, बच्चों की उपेक्षा हो जाती है और उनके भविष्य के लिए है ना, उनके भविष्य या उनके समाज में इसके परिणाम जो है बड़े बुरे पड़ते हैं, मतलब दुष्परिणाम होते हैं। अब बात करेंगे कि वन की कटाई और परोक्ष परिणाम है ना। वन की कटाई के परोक्ष परिणाम जैसे सूखा, बाढ़ और ये गरीबी जो है, इनसे क्या होता है, आप देखेंगे कि कटाई के साथ साथ सूखा आ जाना, बाढ़ आ जाना तो गरीब तबके को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। कोई भी विपत्ति आती है तो इस स्थिति में गरीबी हो जाती है, मतलब पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम होता है। गरीबी जो है, अगर अब पर्यावरण का निम्नीकरण हो रहा है तो गरीबी बढ़ रही है, यह सीधा परिणाम होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में वन और वन्य जीवन मानव जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी होते हैं, अतः इनका संरक्षण के लिए सही नीतियां अपनाई जानी चाहिए, इनका संरक्षण किया जाना चाहिए।
अब बात करेंगे भारत में वन और वन्य जीवन संरक्षण के बारे में। तो आप देखिए, जो संरक्षण की हम बात करते हैं, जो संरक्षण है, संरक्षण को आप देखिए सुरक्षा के साथ संबंधित किया गया है। दोनों देखने में एक से ही आते हैं, लेकिन आप देखें कि अगर हम कोई नेता की सुरक्षा की बात करते हैं तो उसकी सुरक्षा पुलिस के हाथ में होती है, ना कि वो पुलिस के संरक्षण में होता है। जैसे कोई कैदी अगर गया है तो वो पुलिस के संरक्षण में, उसकी सुरक्षा भी पुलिस के हाथ में है, उसका खाना पीना भी पुलिस के हाथ में, उसकी तबीयत खराब होगी तो वो भी पुलिस के हाथ में है। मतलब बीमार हुआ है तो पुलिस दिखवाएगी उसको, खाना भी पुलिस खिलाएगी उसको, तो ये संरक्षण कहलाएगा। सही तरीके से, पूरे तरीके से समर्पित हो जाना, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी एक के पास आ जाएगी तो क्या कहलाएगा, वो उसका संरक्षण कर रहा है। तो यहां पर हम संरक्षण की बात करेंगे। संरक्षण क्यों जरूरी है, तो वन्य जीवन और वनों का ह्रास हो रहा है, इस कारण से इनका संरक्षण जरूरी है। ह्रास का मतलब क्या है कि इनमें कमी हो रही है, इसी कारण से संरक्षण की आवश्यकता पड़ी। ये अपने आप में चिंता का विषय है, वन और वन्य जीवों का ह्रास। तो इसके लिए क्या है, क्यों चिंता का विषय है, क्योंकि पारिस्थितिकी विविधता बनी रहेगी अगर आपके वन और वन्यजीव बने रहेंगे, इसलिए इनका संरक्षण करना पड़ेगा ताकि आप विविधता को बनाकर रख सकें। और हमारे जीवन साध्य संसाधन जल, वायु और मृदा जो है वो भी क्या होंगे, बने रहेंगे। तो इसके लिए संरक्षण की आवश्यकता अधिक होती है। संरक्षण क्या है, तो विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स यानी कि जेनेटिक विविधता को भी यह संरक्षित करती है, उनकी अलग अलग प्रजातियां बनी रहती हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखें, कृषि के परंपरागत फसलों पर हम आज भी निर्भर हैं। जलीय जैव विविधता को मोटे तौर पर मछली पालन करने के लिए या मछली पालन बनाए रखने के लिए माना जाता है कि उसके लिए निर्भर होती है। वन्य जीव संरक्षण की बात करें तो इसके लिए एक अधिनियम भी आया है जिसको कहते हैं भारतीय वन्य जीव संरक्षण या भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम 1972, क्योंकि ये 72 में पास किया गया। 1960 से 70 के दशक में वन्य जीवन की रक्षा के लिए नए कानूनों की मांग की गई, बहुत कानूनों की मांग की गई कि भाई इनको बनाया जाए। यह अधिनियम 1972 में लागू हुआ, इसी कारण से इस अधिनियम के पीछे 1972 आता है। संरक्षित प्रजातियों की एक सूची तैयार कर दी गई कि भाई एक अखिल भारतीय, पूरे इंडिया में वो सूची दे दी गई, एक अखिल भारतीय सूची तैयार की गई कि भाई ये संरक्षित प्रजातियां हैं। साथ ही साथ संकटग्रस्त हुई जातियों की भी सूची बनाई गई और उनके शिकार पर पाबंदी लगा दी गई, उनका शिकार नहीं कर पाएंगे। वन्य जीवन के व्यापार पर भी रोक लगा दी गई। क्या कहलाता है व्यापार में, तो आप देखिए व्यापार क्या होता है, जैसे शेर है तो शेर का अपन ने क्या कर दिया भाई, उसको मार दिया तो उसकी खाल निकाल ली, उसके नाखून निकाल लिए, उसकी हड्डी निकाल ली। अब इन सब का क्या करते हैं, इन सब का आप देखेंगे, इन सब का हम उपयोग करेंगे, अलग अलग खाल का उपयोग करेंगे उसको बिछाने में, बैठने में, या उससे भूसा भर के घर में रख लेंगे। नाखून का गले में लॉकेट के जैसे आपने ऐसा देखा हो, कुछ लोग ऐसे 2 नाखून ऐसे निकले रहते हैं, पहन लेते हैं। हड्डियों का उपयोग दवाइयों के अंदर, जैसे शेर के अलावा आप हाथी लीजिए तो हाथी के दांत की या हाथी दांत की या हाथी की हड्डियों की बड़ी तस्करी होती है ना, इसकी हड्डियों की बड़ी तस्करी होती है, तो आपने देखा होगा। तो इसके लिए हाथियों को मारा जा रहा था, पिक्चर भी बनी है आपने देखी होंगी यहाँ पर, है ना। तो इनसे क्या हो रहा है कि भाई उनको मारा जा रहा है, इनसे हड्डियों को इकट्ठा किया जा रहा है और क्या कर रहे हैं यहाँ पर, फिर जाकर आप क्या कर पाते हैं, उनकी तस्करी करते हैं। तो वन्य जीवन के व्यापार पर भी रोक लगा दी कि आप जानवरों को खरीद बेच नहीं पाएंगे, उनके अंगों को खरीद बेच नहीं पाएंगे, उनका शिकार नहीं कर पाएंगे। अब वन्य जीव के आवास को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई, मतलब वन्य जीव का जो आवास है उसको कानूनी तरीके से सुरक्षित कर दिया गया, या तो उसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, या अभयारण्य घोषित किया गया, या उपवन घोषित किया गया, कुछ ना कुछ किया गया ताकि वहां पर मानव क्रियाकलाप कम हो जाएं और उनको उनका ह्रास ना हो, उनकी सुरक्षा बनी रहे। कई राज्यों ने और केंद्र सरकार ने इसके लिए क्या किया, नेशनल पार्क और राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए हैं। क्या होता है नेशनल पार्क और राष्ट्रीय उद्यान, तो नेशनल पार्क और राष्ट्रीय उद्यान का मतलब ये हो जाता है कि कोई इलाका अगर आपने नेशनल पार्क घोषित कर दिया है ना, किसी इलाके को आपने नेशनल पार्क घोषित कर दिया, मान लीजिए कि इसको हमने नेशनल पार्क घोषित कर दिया, तो ये आपका राष्ट्रीय उद्यान हो गया। अब इस राष्ट्रीय उद्यान का मतलब क्यों हमने घोषित किया, तो इसके पीछे कारण ये है कि जितना भी जंगल था यहाँ पर, जितना भी जंगल था उस सबको हमने राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया। तो यहाँ पर जो जानवर रह रहे थे, जो जानवर थे, उन जानवरों को क्या कर दिया, उनके घर के अंदर ही आपने सुरक्षित कर दिया। मतलब कि हम क्या कह सकते हैं कि आपने जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में ही सुरक्षा उपलब्ध करा दी, जहां वो रहते हैं उनकी जगह नहीं बदली गई, वहां पर मानवीय क्रियाकलाप या मानवीय हस्तक्षेप, शिकार और दूसरे और प्रकार के क्रियाकलापों को रोक लगा दी, इससे इनकी सुरक्षा हो गई। ये लोग क्या है, आसानी से वहां पर रह सकते हैं, अपना संवर्धन कर सकते हैं, अपना परिवार बढ़ा सकते हैं। कुछ विशेष वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कई प्रोजेक्ट चालू किए गए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, जिसको बाघ परियोजना भी कहते हैं, इसको भी चालू किया गया।
इन प्राणियों में बाघ के अलावा बाघ परियोजना तो है, इसके अलावा एक सींग वाले गैंडे के लिए परियोजना चलाई गई, कश्मीरी हिरण अथवा हुंगल जो कहलाता है उसके लिए परियोजना चलाई गई, 3 प्रकार के मगरमच्छों के लिए, स्वच्छ जल का मगरमच्छ, लवणीय जल का मगरमच्छ और घड़ियाल, इनके लिए भी परियोजनाएं चलाई गई। एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल हैं। और देखें हम तो क्या है, भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोंडा वन, हिम तेंदुए, ये सब क्या कर दिए गए, इनके शिकार पर रोक लगा दी, इनके व्यापार पर रोक लगा दी, इनका भी संरक्षण किया जा रहा है। ये गैंडा है और ये क्या है आपका मणिपुर वाला जो हिरन है, जिसको है ये मणिपुरी हिरन है, तो इसको भी क्या कर दिया गया, इनके शिकार पर भी रोक लगा दी गई। ये सब क्या है, बहुत कम हो गई है, इनकी संख्या बहुत कम हो गई है, इन पर बहुत खतरा है, इस कारण से इनको क्या कर दिया गया है, इस कारण से इनके शिकार पर रोक लगा दी गई है, इनको संरक्षित करने का काम किया गया है। बाघ परियोजना की बात करें तो हमने देखा था कि बाघ परियोजना 1973 में स्टार्ट की गई। वन्यजीव संरचना में बाघ या टाइगर एक महत्वपूर्ण प्राणी है। ये टाइगर है, इसका क्या था, इसका लोग अपनी वीरता प्रदर्शित करने के लिए शिकार करेंगे, इसके नाखून निकालने के लिए शिकार करेंगे, है ना, इसकी खाल में भूसा भर के घर में रखेंगे, इसका मुंह लटका लेंगे, इसकी खाल पर बैठेंगे, है ना। तो ये सब, इन सब चीजों से इनका शिकार हो रहा था और देखा देखी बढ़ रही थी। बोले आए हम भी जाते हैं शिकार कर लेंगे, तो इससे क्या हो रही थी, इनकी संख्या लगातार घट रही थी। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित 55,000 से घटकर मात्र 1827 रह गई। तो बाघों को मारकर उनका व्यापार करना, चोरी करना, इस और उनके आवासीय स्थल सिकुड़ते जाना, भोजन के लिए जंगली जानवरों का या उनकी उपजातियां कम हो जाना, और यहाँ पर लोगों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो इस कारण से भी क्या हो रहा है, इस कारण से भी उनकी संख्या लगातार सिकुड़ते चली जा रही है, उनकी संख्या कम हो रही है। यह अपने आप में अगर हम इस पर ध्यान नहीं देते तो बाघ 1827 से घटकर 800 बचते, 800 से 200 बचते, 200 से 2 बचते और विलुप्त हो जाते। फिर हम बाघ क्या कहते, कहानी पढ़ते, एक बाघ हुआ करता, बाघ जानते हो ना, ऐसी कहानी दादी नानी सुनाया करती थी। तो ये स्थिति में ना पहुंचे, इसके लिए, इसके संरक्षण के लिए परियोजना चलाई गई, जिसको क्या कहा गया, टाइगर प्रोजेक्ट कहा गया या बाघ परियोजना कहा गया। बाघों की खाल व्यापार, बाघों की खाल का व्यापार, हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधि में प्रयोग, यही सब कारण है इस जाति के विलुप्ति के। भारत और नेपाल में दुनिया का 2/3 बाघ पाया जाता है, 2/3 बाघों का आवास पाया जाता है। इसी कारण से इन देशों में चोरी, गैर कानूनी व्यापार करने वाले आते हैं, उनके निशाने पर रहते हैं भारत और नेपाल के बाघ। तो इसी के संरक्षण के लिए क्या किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। प्रोजेक्ट टाइगर दुनिया के या विश्व के बेहतरीन परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी, ये बात तो हमको पता है कि 73 में हुई थी। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं होता है, अब तो ये अपने आसपास, क्योंकि बाघ को बचाना है तो जंगल आपको बचाना पड़ेगा, बाघ को बचाना तो दूसरी प्रजातियां बचानी पड़ेंगी ताकि वो अपने भोजन के लिए उनका शिकार कर सके। उन प्रजातियों को बचाना है तो घास और पेड़ बचाने पड़ेंगे ताकि वो लोग घास और पेड़ खाकर अपनी जनसंख्या बढ़ा सकें। तो आपको ओवरऑल एक प्रजाति के लिए स्कीम चलाई है, लेकिन आपको पूरी जैव विविधता बचानी पड़ेगी, तब जाकर आप बाघ को बचा पाएंगे। इसका उद्देश्य क्या होता है, बड़े आकार की जैव विविधता को बचाना। कोई भी परियोजना आती है वो बड़े आकार की जैव विविधता को ही बचाती है। जैसे आप उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान देखें, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान देखें, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, राजस्थान में सरिस्का, है ना, आसाम में मानस बाघ रिजर्व देखे, केरल में पेरियार बाघ रिजर्व देखे। ये सब क्या है, बाघ संरक्षण की परियोजनाओं के उदाहरण है जहां पर बाघ संरक्षण चल रहा है। इसकी सफलता देखें, 1985 में बाघों की संख्या 4002 थी, 1989 में 4334 हो गई, 93 में घटकर 3600 हो जाती है, और आज की स्थिति देखें तो 37,761 वर्ग किलोमीटर का एरिया फैला हुआ है। बाघ मतलब इतने एरिया में बाघ रिजर्व फैले हुए हैं, टाइगर रिजर्व फैले हुए हैं, जहां पर टाइगरों को बचाने का काम किया जा रहा है। अब देखें आप यहां पर कि जो संरक्षण की परियोजनाएं हैं वो जैव विविधताओं पर केंद्रित होती है ना, तो केंद्रित होती है ना कि इसके विभिन्न घटकों पर। मतलब आपने टाइगर प्रोजेक्ट चला दिया है तो ये किस पर फोकस है, ये जैव विविधता को टारगेट करके चलेगा, केवल बाघ को बचाने का काम नहीं होगा, ये पेड़ भी बचाएगा, दूसरे जानवर भी बचाएगा, पेड़ की प्रजातियां भी बचाएगा, पूरा जो आपका बायोडाइवर्सिटी है सबको बचाएगा। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है कि अब और कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं विविधता को बचाने के। संरक्षण नियोजन में कीटों का भी महत्व हो गया है भाई, अब इनका भी इंपॉर्टेंस आ गया है, तो इनके ऊपर भी ध्यान देने लगे हैं।
हैं। 1980 से 86 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों तथा ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में डाला गया है। 1991 में पौधों की 6 जातियों को पहली बार संरक्षित सूची में शामिल किया गया है। ये पहली बार यहां पर होता है। तो ये क्या हो गया कि भाई संरक्षण में अब केवल बाघ का नहीं कर रहे, जानवर का नहीं कर रहे, कीट पतंगों का भी कर रहे हैं, पेड़ों का भी कर रहे हैं। ओवरऑल पूरी जैव विविधता को बचाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। संरक्षण के लाभ क्या होंगे? तो संरक्षण के लाभ होंगे, संरक्षण से कई लाभ होते हैं, जैसे कि पारिस्थितिकी की विविधता का संरक्षण और जरूरी मूलभूत चीजें जैसे हवा, पानी है ना, और जो आपकी मृदा है, इन सब का भी संरक्षण होता है। ये संरक्षण के मुख्य लाभ आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो देखो, अब बात करेंगे हम वन और वन्य जीव संसाधनों के वितरण के बारे में, उनके प्रकार के बारे में, मतलब उन्हें कितने प्रकार से बांटा गया है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए आप यहां पर कि आप वन और वन्य जीव संसाधन जो है उनको आप संरक्षित करना चाहते हैं, उनको आप बचाना चाहते हैं, लेकिन ये संरक्षित करने का काम बहुत आसान काम नहीं है कि आप सोचे कि आपने किताब पर लिख लिया कि संरक्षित करना है। कई बार होता है ना कि आप लोग करते होंगे ऐसा कि लिख लिया, बोले बहुत पढ़ना है, 4 बजे उठकर पढ़ेंगे। करते हैं कि नहीं करते हैं बताइए? तो आप लिख लेते हैं ऐसा कि बोले 4 बजे उठकर हमको पढ़ना है, लेकिन ऐसे सोते रहते हैं। पता चला कि 4 बजे का अलार्म बजा, बोले 5 मिनट और, पता चला 8 बज गया, बोले आज का दिन ही चौपट हो गया। तो जो काम करना, जैसे आपके लिए सुबह 4 बजे उठना है ना, बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़ना कठिन काम है, ऐसा ही आप ये मान के चलिए कि वन और वन्य जीवों का संरक्षण करना अपने आप में कठिन काम है। कठिन कैसा? क्योंकि उनका आपको प्रबंधन करना है, क्योंकि आपको उसका मैनेजमेंट करना होता है, जैसे आप अपने दिन का मैनेजमेंट करते हैं, और आप कभी भी अपने दिन का बहुत व्यवस्थित तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर पाते। तो दिन का प्रबंधन मतलब उनका प्रबंधन करना, उन पर नियंत्रण करना, विनिमय करना, ये बहुत कठिन काम है अपने आप में। जैसे आप लोग एक बात जानते होंगे, है ना, क्या बात जानते होंगे कि दुनिया में अनुशासन सबसे अच्छी चीज है। सबसे पहले अनुशासन हमें कहां लाना चाहिए? हमें अपने जीवन में अनुशासन लाना चाहिए, कि हम अपनी जो दिनचर्या है उसको डिसिप्लिन वे में एक अनुशासित तरीके से जिए। मतलब कि हमारी चीजें ऐसा ना हो कि कहीं पहुंचना था, हमें 5 बजे पहुंच रहे हैं 5:30 बजे। हमें मतलब चीजें कुछ फिक्स करनी पड़ेंगी कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन क्या करते हैं हम? बताइए, करते हैं? आप बताइए, अपने मन से बताइए। आप तो रोज दिन जीते होंगे, ऐसा तो कोई दिन होगा नहीं जीते होंगे। तो अनुशासन करना अपने आप में एक बहुत कठिन चीज है। तो इन सबको क्या है कि इनको जो कंट्रोल करना, मतलब इनको डिसिप्लिन में लाना, मतलब उनको प्रबंध कर देना, कि उसका मैनेजमेंट कर दिया, उसको कंट्रोल कर दिया, उसको रेगुलेट कर दिया, ये अपने आप में बहुत कठिन काम हो जाता है। भारत में अधिकतर वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में होते हैं ना। क्या कह रहे हैं कि भारत में अधिकतर वन और वन्य जीव या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में होते हैं, या फिर वन विभाग अथवा सरकार के जरिए उनका प्रबंधन करवाया जाता है, सरकार के द्वारा उनका मैनेजमेंट किया जाता है। तो आप देखें, इनको जो वन और वन्य जीव है, इनको निम्नलिखित तरीके से सरकार ने बांटा है। क्या प्रकार है? आपके पास 3 टाइप से बांटा गया है। आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत, ये 3 प्रकार आपके पास हैं। कौन कौन से? आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत, 3 प्रकार है ना। तो आरक्षित का मतलब क्या हो गया? तो आरक्षित मतलब रिजर्व की बात की जा रही है, रक्षित मतलब है ना कि रक्षण करेंगे वो, और अवर्गीकृत के बारे में बात की जा रही है कि जिसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। तो आरक्षित क्या हो जाएगा कि उस वन को आरक्षित वन कहते हैं जहां पर, जिस वन में शिकार और मानव गतिविधियों को पूरी तरीके से, है ना, कैसा पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया हो। कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक को आरक्षित वन का दर्जा मिला हुआ है। मतलब आपके यहां पर जो भी वन क्षेत्र है इसका 50% या उससे ज्यादा को आरक्षित वन का दर्जा मिला है। इन्हें संरक्षण की दृष्टि से सबसे बहुमूल्य माना जाता है। मतलब कि अगर हम बात करें कि हमें संरक्षण करना है, तो आरक्षित वन आप अगर बना देंगे तो संरक्षण बहुत अच्छे तरीके से होगा। अगले की बात करें, रक्षित वन क्या कहलाता? तो रक्षित, इस प्रकार के वन में शिकार और मानव गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है, लेकिन यह नियम उस वन पर निर्भर रहने वाले आदिवासियों के ऊपर लागू नहीं होता। मतलब कई सारे ऐसे मानवों के समूह हैं जो जंगलों के अंदर रहते हैं, जिनको आप आदिवासी भी कहते हैं। चूंकि ये जो वन समुदाय है उनको आप आदिवासी भी कहते हैं, तो ऐसे वन समुदाय जो जंगल के अंदर रहते हैं, तो उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होगा। वो शिकार कर सकते हैं और वहां पर अपनी मानव गतिविधि भी कर सकते हैं। कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्से को क्या किया गया है? आरक्षित वन का दर्जा मिला हुआ है। रक्षित वनों को भविष्य में होने वाले नुकसान से बचाया जाता है।
अवर्गीकृत वन, जो वन ऊपर की दो श्रेणियों में नहीं आते उन्हें क्या कहते हैं? अवर्गीकृत वन कहते हैं। यहां पर मानव हस्तक्षेप हो सकता है, सबको खुली छूट रहती है कि लोग आ जा सकते हैं, आसानी से मानव हस्तक्षेप यहां पर हो सकता है। अब क्या जानते हैं आप? तो आप क्या जानते हैं यहां पर? तो आपको पता है कि 1/3 जलमग्न भूमि जो है सूख गई है, 70% धरातलीय जल क्षेत्र क्या हो गया है आपका? प्रदूषित है, 40% मैंग्रोव लुप्त हो गए हैं, मतलब कि जो मैंग्रोव प्रजाति होती है वो एकदम लुप्त हो गई है। जानवरों का शिकार, व्यापार की दृष्टि से कीमती पेड़ पौधों की कटाई के कारण हजारों वनस्पति और वन्यजीव की प्रजातियां लुप्त हो गई हैं। तो ये तो एक नॉर्मल सी चीज है जानने के लिए कि हमको पता ही है कि वृद्धि नहीं हो रही है, घट ही रहा है धीरे धीरे। अब बात करेंगे समुदाय और संरक्षण के बारे में, मतलब कम्युनिटी और कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं उसके पहले मैं आपको बता दूं, समुदाय का मतलब होता है हम जैसे लोग, आपके जैसे लोग जो समुदाय बनाते हैं। इन समुदायों के बारे में अगर हम बात करें तो समुदाय मतलब कि लोगों से मिलकर जो समूह बनता है उसके द्वारा जो संरक्षण किया जाता है वो बहुत अच्छा होता है। आप ये देखिए, आप अपने आसपास देखते होंगे, आप कभी नजर दौड़ाएंगे अपने आसपास, दौड़ा कर देख लीजिए चाहे तो आपको कई सारे सरकार के लोग भी मिलेंगे। तो आपको क्या लगता है कि अगर आपके गांव और शहर में, अगर आप गांव में रह रहे हैं या आप अपने शहर में रह रहे हैं तो आपको वहां पर सरकार के कितने लोग मिलते हैं? 1 या 2 या 4। अगर गांव में है तो 1-2, शहर में है तो मान लीजिए शहर 10 लाख की आबादी वाला है तो आपको वहां पर 1000-2000 सरकारी कर्मचारी, 5000 सरकारी कर्मचारी मिल जाएंगे। तो अब आप बताइए कि 5000 लोग ज्यादा अच्छे से काम करेंगे या 10 लाख लोग अगर उसमें भागीदारी करें तो ज्यादा तेजी से काम होगा? स्वाभाविक तौर पर अगर लोगों की भागीदारी बढ़ती है तो काम बहुत अच्छे तरीके से होता है। सरकार के लोग क्यों रहते हैं? ताकि अगर कोई नहीं कर रहा है कार्य तो वो उनके द्वारा किया जाए, साथ ही साथ वो रेगुलेशन करें, मैनेजमेंट करें और उसके ऊपर कंट्रोल रखें। प्रबंधन, नियंत्रण और विनिमय के लिए ये सारी बातें यहां पर कही गई हैं। क्लियर? तो अब यहां पर हम जो बात करने वाले हैं या यहां पर हम जो देखने वाले हैं कि जो लोगों की भागीदारी अगर आ जाती है किसी भी चीज में, अगर जन भागीदारी बढ़ जाती है, समुदाय की भागीदारी बढ़ जाती है तो संरक्षण का काम या कोई सा भी काम तेजी से होने लगता है और अच्छे से होने लगता है। वही हम बात यहां पर करने वाले हैं। तो वन संरक्षण के लिए नीतियां जो बन रही हैं वो कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, जमाने से नीतियां बनती चली आ रही हैं। आमतौर पर इस बात से अनजान है कि वन हमारे देश के कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं, ये बात हमको पता नहीं है। क्या आपको पता है? क्या आप जानते हैं? बताइए कौन सी ऐसी मानव प्रजातियां हैं जो आप ऐसा माने कि भाई जो जंगलों के अंदर रहती हैं। अगर आपको नाम पता है तो आप बिल्कुल उनका कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये ऐसी प्रजातियां हैं जो जंगलों में रहती हैं और हम इनसे अनभिज्ञ हैं। तो ऐसी कई सारी मानवों की प्रजातियां हैं जो जंगलों में रहती है और हम आप जैसे लोग इसको जानते नहीं हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर, है ना, अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं। मतलब सरकार और हम आप मिलकर क्या करने लगे हैं? अपना जो आवास का संरक्षण है, उसके आवास स्थान है उसके संरक्षण में, आवास मतलब निवास, जहां हम रहते हैं, अपने आसपास के एरिया का संरक्षण कर रहे हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घ काल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। एक उदाहरण आएगा आपके सामने, सरिस्का बाघ रिजर्व, है ना। सरिस्का बाघ रिजर्व कहां पर है? तो आपको राजस्थान के अंतर्गत देखने को मिलेगा, राजस्थान में ये होगा। तो यहां गांव के लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये क्या हो गई? कौन कर रहे हैं? गांव के लोग। तो क्या कह सकते हैं? समुदाय हो गया कि नहीं हो गया? समुदाय की भागीदारी आ गई कि नहीं आ गई? बताइए, भागीदारी आई कि नहीं? तो कार्य बंद, किस चीज का कार्य? खनन का कार्य बंद करवाने की यहां पर कोशिश इनके द्वारा की जा रही है। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप को भी स्वीकार नहीं करते हैं। वो कहते हैं हम अपने तरीके से उनका संरक्षण कर लेंगे। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि में भैरव देव डाकव सेंचुरी घोषित कर दिया है, जिसके उन्होंने अपने नियम बनाए हैं। जैसे नियम में देखें, शिकार को वर्जित कर दिया गया है, बाहरी लोगों की घुसपैठ एवं वहां के वन्य जीवन को वो बचाते हैं। तो इससे क्या हो पाई? वहां पर जैव विविधता बढ़ पाई है, जैव विविधता आगे या उसका संवर्धन हो पाया है, उसका संरक्षण हो पाया है। हिमालय में एक आंदोलन आपने देखा होगा जिसको कहते हैं चिपको आंदोलन। फोटो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। चिपको का मतलब ये फोटो क्या है कि पेड़ की कटाई होती थी अंधाधुंध। तो क्या होगा कि लोग पेड़ से चिपकेंगे और आदमी जब काटने आएगा तो हम पेड़ की रक्षा चिपक कर करेंगे। एक प्रकार का ये जन आंदोलन था। इसमें लोगों की भागीदारी बहुत थी। एक व्यक्ति कितने पेड़ से चिपकेगा? तो उसके साथ जो लोग थे वो बहुत मात्रा में क्या हो रहे थे? पेड़ों के साथ चिपकते थे। तो चिपको आंदोलन के बारे में आपको पता चला कि पेड़ से चिपकने वाली, चिपक कर पेड़ से, गले लगकर पेड़ से, पेड़ को कटने से बचाने वाले आंदोलन को चिपको आंदोलन कहते हैं।
कई क्षेत्रों में यह आंदोलन वन कटाई को रोकने में उतना कामयाब नहीं हुआ, लेकिन इसने यह दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वानिकीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। सामुदायिक वानिकीकरण का मतलब क्या हो गया? तो सामुदायिक वानिकीकरण का यह मतलब हो गया कि वहां के समुदाय के लोग जब वन लगाएंगे, है ना, हर एक समुदाय के मतलब सभी लोगों की भागीदारी होगी जंगल लगाने में, तो उसको कहते हैं सामुदायिक वानिकीकरण। ये क्यों लगाएंगे? अगर उस एरिया के लोग हैं तो वो उस एरिया में जो खास प्रजाति होगी पेड़ की वो लगाएंगे। तो स्थानीय प्रजातियों का प्रयोग करके आप सामुदायिक वानिकीकरण कर सकते हैं। इससे विविधता भी बनी रहेगी, जंगल भी बने रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। जैसे आप देखिए कैसे सुरक्षित रहेंगे, जब आप कोई पेड़ लगाते हैं तो आप उसमें नियमित रूप से पानी डालते हैं, फिर पेड़ बड़ा हो जाता है, आप काटने की कोशिश नहीं करते कि हम इसको काट दें। ऐसा नहीं कि पेड़ लगाया कल कुल्हाड़ी ली काट दिया, ऐसा करते हैं क्या? तो ऐसा नहीं करते। तो अगर आप लोगों की भागीदारी रहेगी तो आप पेड़ अगर कटेगा तो कष्ट होगा, क्योंकि आपने मेहनत की है उस पेड़ को पाल पोस कर बड़ा करने में, इसलिए लोगों की भागीदारी बहुत आवश्यक है। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिकीय कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है ना। तो क्या हो गया कि भाई पुनर्जीवित करना या पारिस्थितिक कृषि करना, ये क्या हो गया है, एक जो तरीके हैं इनका विकास जो हो गया वो व्यापक मतलब बड़े स्तर पर होने लगा है। टिहरी में किसानों को बीज बचाओ आंदोलन और नवदानय, है ना, नवदानय ने भी दिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के बिना, मतलब जो डीएपी यूरिया डालते हैं, इनके बिना भी हम विविध फसल का उत्पादन कर सकते हैं और आर्थिक व्यवहार में कृषि उत्पादन संभव है। मतलब गोबर की खाद, प्राकृतिक तरीके से जैविक खाद का उपयोग करके हम ये सब कुछ कर सकते हैं। तो आप बताएंगे कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसको जैविक राज्य का दर्जा दिया गया है? आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि ऐसा कौन सा राज्य है भारत का को जैविक राज्य का दर्जा दिया गया है। भारत में एक कॉन्सेप्ट आया है संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम, है ना, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट है। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट या संयुक्त वन प्रबंधन का मतलब क्या है कि इसमें स्थानीय लोग और साथ ही साथ अधिकारी दोनों मिलकर काम करेंगे प्रबंधन का, तो इसको क्या कहेंगे? संयुक्त वन प्रबंधन कहा जाएगा। क्षरित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करता है ये संयुक्त वन प्रबंधन। यह कार्यक्रम उड़ीसा में 1988 से चल रहा है। मतलब इसका प्रारंभ कहां हो गया था? उड़ीसा के अंदर इसका प्रारंभ हो जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गांव के लोग अपनी संस्था का निर्माण करते हैं, जैसे इन लोगों के द्वारा अपनी संस्था बना ली है, और क्या करेंगे? संस्था का निर्माण करके संरक्षण संबंधी क्रियाकलापों पर काम करेंगे। जंगल को कैसे बचाया जाए, पेड़ कोई सूख रहा है, पेड़ में कोई कीड़ा लग रहा है तो उनको कैसे बचाएं, ऐसे काम करना इन्हें स्टार्ट कर दिया। उसके बदले में सरकार उन्हें कुछ वन संसाधनों के इस्तेमाल का अधिकार देती है या उनको कुछ इस्तेमाल का अधिकार मिल जाता है। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्जीवन की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदाय के लोगों का उपयोग करना चाहिए, है ना। स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, परंतु स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में अभी देर है। मतलब उनसे अगर हम फैसले करवाएंगे तो फैसलों में बहुत देरी हो सकती है, ऐसे फैसले लेने में मुख्य भूमिका में आने में टाइम है। अतः वे ही विकास क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हों, पर्यावरण हितैषी हों और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हों। तो उनको क्या मिलनी चाहिए? उनको प्रमोट करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। कई स्थानीय समुदायों ने इस बात को मान लिया है कि संरक्षण से उनके जीवन यापन को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अगर खास तौर से वो समुदाय जंगलों पर या वनों पर निर्भर हैं तो फिर ये उनके लिए बिल्कुल सही बात है, उनको पर्यावरण का संरक्षण, जंगलों का संरक्षण करना ही पड़ेगा, क्योंकि जंगल कटेंगे तो उनकी दैनिक दिनचर्या और आर्थिक दिनचर्या या आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होंगी। अब स्थानीय लोग कई जगहों पर सरकार के संरक्षण के प्रयासों के साथ भागीदारी भी करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व, यहां पर खनन के खिलाफ बात की गई। कई गांव वन्य जीवन के आवास की रक्षा करने के क्रम में सरकारी हस्तक्षेप का भी इंतजार नहीं करते हैं। उदाहरण के तौर पर आपके सामने है अलवर, यहां पर 1200 हेक्टेयर वन को भैरव देव डाकव सेंचुरी घोषित कर दिया गया है। वहां के लोग वन्य जीव की रक्षा के लिए अपने नियम भी बनाते हैं, अपने कायदे भी बनाते हैं। अब आता है पेड़ों के बारे में बात करें। पवित्र पेड़ों के झुरमुट
विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। जब आप पवित्र घोषित कर देते हैं भारत में, क्योंकि भारत में प्रकृति पूजा का चलन है, हिंदू हो, आदिवासी हो या और कोई समुदाय के लोग हों, भारत में अधिकांश लोग प्रकृति पूजा करते हैं। हिंदू और आदिवासियों में तो चलन है पेड़ की पूजा करना, सूरज की पूजा करना, चंद्रमा की पूजा करना, आकाश की पूजा करना, धरती की पूजा करना, और यह होती है। आप लोग भी देखिए, आप सोचिए थोड़ा सा कि आपके यहाँ भी प्रकृति पूजा होती है कि नहीं। आप ये बताइए कि हाँ हमारे यहाँ भी, आपको अगर होता है कोई तो सूर्य को जल देते हैं, क्या वो प्रकृति पूजा है? आपने नहीं बनाया है। अगर आप पेड़ की पूजा करते तो आपने पेड़ बना नहीं सकते, आप बीज डालेंगे पेड़ हो जाएगा, उसमें आपका उतना योगदान नहीं होता है। तो पेड़ की भी पूजा करते हैं, ये प्रकृति पूजा के माध्यम कहलाते हैं, जहां पर हम प्रकृति के विभिन्न रूपों को पूजते हैं। ये पारंपरिक तरीके भी होते हैं, ये धार्मिक तरीके भी होते हैं। इनसे क्या होता है, जब ये पारंपरिक और धार्मिक बन जाते हैं तो इनको नुकसान पहुंचाना, इनका क्षरण करना मुश्किल हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बताऊं, आप अपने आसपास देखिएगा पीपल का पेड़, याद करिए है कि नहीं। तो क्या पीपल के पेड़ को कोई काटता है? नहीं काटता। तो ऐसे कई सारे पवित्र पेड़ हैं जिनको फिर कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, काटता नहीं है। प्रकृति पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है, हिंदू धर्म का विश्वास है, जिसका आधार प्रकृति के हर रूप की पूजा करना, धरती, आकाश, पाताल, वन, प्राणी, सबकी पूजा होती है। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल और कौमार्य रूप में बचाकर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट मतलब देवी देवताओं के वन कहते हैं। जैसे अगर ये पेड़ है, इसको देवी देवता का पेड़ कह दिया तो ऐसी पूजा होने लगी, लोग इसका मत्था टेक कर जाएंगे, ऐसे देवी देवता की पूजा होती, पेड़ की पूजा करते इस तरीके से। तो क्या हो गया, इससे फिर लोग उस पौधे को या उस पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाते, उस उपवन को नुकसान नहीं पहुंचाते। वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भाग, स्थानीय लोग घुसते नहीं हो उन भागों में, या फिर किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं करते, उनको नुकसान नहीं पहुंचाते। कुछ समाज में कुछ विशेष पेड़ों की पूजा आदि काल से चली आ रही है। ये प्रकृति पूजा की फोटो लगी है, या ये बिहार की छठ पूजा होती है। बिहार और पूर्व यूपी के अंदर आप देखेंगे छठ पूजा होती है, जिसमें पानी की भी पूजा करें, जल की, जल में खड़े रहकर पूजा करेंगे, और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं खास तौर से। तो ये छठ पूजा की बात की गई है, ये उदाहरण छठ पूजा का लगाया गया है। ये आप देखें, यहां पर हम पर्वत की पूजा करते हैं। ये गोवर्धन पर्वत का जो कॉन्सेप्ट आपने श्री कृष्ण के कॉन्सेप्ट में देखा होगा, तो वो वाली फोटो लगाई, हम पर्वत की भी करते हैं। आप यहां देखेंगे, यहां पर धरती की पूजा हो रही है, यहां पर नदी की पूजा की जा रही है। तो ये प्रकृति पूजा के कॉन्सेप्ट है कि हम प्रकृति पूजा करते हैं। ये आप पेड़ की पूजा देखें, ये पेड़ में यहां पर धागा लगा दिया गया, इतना बड़ा झुरमुट तैयार कर दिया गया है। तो अब ये क्या होगा, पेड़ को कोई काटेगा नहीं, कोई नुकसान पहुंचाएगा नहीं। जंगलों में ऐसे स्थानों को मानव गतिविधियों से अछूता रखा गया है। उदाहरण के तौर पर देखें, छोटा नागपुर के मुंडा और संथाल लोग महुआ और कदम की पूजा करते हैं। मतलब कि क्या हो जाएगा, यहां पर किसी प्रकार की उनको कटौती नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उड़ीसा और बिहार के आदिवासी शादी के मौके पर इमली और आम की पूजा करते हैं, है ना। इमली और आम की पूजा का मतलब क्या होगा, वो पेड़ को उनके लिए पूजनीय हो गया तो काटेंगे नहीं। बंदर को हम हनुमान जी का पूर्वज मानते हैं, तो उनको भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उनको भी कहीं नुकसान नहीं पहुंचा जाएगा। राजस्थान में बिश्नोई जो है, बिश्नोई गांव में चिंकारा, नीलगाय, मोर, इनको संरक्षण मिलता है। सामुदायिक संरक्षण की बात हो गई। इसमें समुदाय की भागीदारी का एक अच्छा उदाहरण आप चिपको आंदोलन को भी ले सकते हैं। टेहरी और नवदन्य के बीज बचाओ आंदोलन जैसे संगठनों ने भी यह साबित कर दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी आप विभिन्न प्रकार के अनाज उत्पादित कर सकते हैं और आर्थिक रूप से मजबूत रह सकते हैं। यह हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन कंप्लीट हो जाता है। पूरा हमने चैप्टर का रिवीजन कर लिया। अब आपकी जानकारी के लिए एक जानकारी बता दी जाए आपको, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या जानकारी है कि मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी वेबसाइट बनाई है, magnetbrains.com। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए टाइप करेंगे magnetbrains.com। जैसे ही आप टाइप करते हैं, आप हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। वेबसाइट पर पहुंचते ही आपको यहां पर कोर्सेज का ऑप्शन मिलेगा, और कोई एक कोर्स चुन लीजिए। आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो फिर आप अपनी क्लास भी चुन लीजिए। 10वीं जैसे आपने चुना था, आपके सामने सारे टीचर्स आ जाएंगे। जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है आप व्यवस्थित तरीके से पढ़ सकते हैं। मान लीजिए कि आपको भूगोल पढ़ना है, तो आपने यहां पर वॉच नाउ पर क्लिक किया, और वॉच नाउ पर क्लिक करते ही क्या होगा कि आपका भूगोल का चैप्टर वाइज सिलेबस सामने होगा। जो चैप्टर देखना उस पर क्लिक करें, उसका जो भी वीडियो देखना उस पर क्लिक करें, वॉच नाउ लिखा होगा वहां पर, और वीडियो कुछ इस तरीके से चल जाएगी। पूरा वीडियो देखा और देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो के बटन का आप उपयोग करेंगे। इससे क्या होगा कि आप आराम से और बिना समय को गवाए आगे बढ़ते जाएंगे और पढ़ाई करते जाएंगे। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो कैसे प्राप्त करेंगे, तो इन वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। जो भी वीडियो आते हैं उनको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करें। कमेंट कर आप हमें भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।